आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 3 दिसंबर 2025 और ये नहीं आज की सुर्खियां। सूडान ने रूस को पोर्ट सूडान बेस और गोल्ड के बदले हथियार देने की बड़ी डील की ऑफर। इसराइल नहीं लड़ना चाहता लेबनान से जंग, नए रिप्रेजेंटेटिव बातचीत के लिए भेजे। यूएनजीए ने की भारी वोटिंग, इसराइल से गोलान हाइट्स छोड़ने की डिमांड। जल्द खुल सकती है रफा क्रॉसिंग, हजारों फलस्तीनी इजिप्ट जाकर करा सकेंगे इलाज। और ईरान ने IAEA के काट दिए पर आधी न्यूक्लियर साइट्स दिखाकर कर दिया टाटा। ये दिन कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सूडान में रूस की एंट्री हो गई है और इस खबर से हलचल मच गई है। एंट्री भी ऐसी वैसी नहीं, भारी भरकम है। एयर डिफेंस सिस्टम तक की बात है। रूस को नेवल बेस और सोना देकर हथियार लेने की डील की इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक पोर्ट सूडान में बैठे सूडानी हुक्मरान यानी सूडान की आर्मी के लीडर जनरल अब्देल फतह अल बुरहान ने रशिया को अफ्रीका में पहला नेवल बेस यानी कि उनकी नेवी का अड्डा, ऊपर से गोल्ड माइनिंग में एंट्री और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर दिए हैं। कहा है कि हमसे सोना ले लो, नेवी का अड्डा ले लो और दूसरी चीजों में तुम्हारा पैसा लगवाएंगे, बस तुम हमें हथियार दे दो। कहा है कि सिर्फ हथियार चाहिए ताकि हम RSF को शिकस्त दे सके। अमेरिका और सूडानी सोर्सेस के मुताबिक डील का ड्राफ्ट ये है कि सूडानी आर्मी और रूस के बीच 25 साल का एग्रीमेंट हुआ है। रूस को 300 फौजी सूडान में रखने की इजाजत मिली है। रूस सूडान के आसपास 4 वॉरशिप, 4 जंगी जहाज जिनमें न्यूक्लियर पावर से चलने वाले जहाज भी शामिल हैं, वो तैनात कर सकेगा। इनकी तैनाती की लोकेशन समझ लीजिए, पोर्ट सूडान या रेड सी का कोई दूसरा नेवल स्पॉट होगा वो लोकेशन। ये जगह सीधे उस ट्रेड रूट, उस व्यापार के रास्ते में आती है जहां से स्वेज कैनाल के जरिए दुनिया का 12% सामान गुजरता है। यानी रूस के हाथ में सूडान पूरा इंटरनेशनल गेटवे देने जा रहा है। 12% व्यापार का मतलब आप समझते हैं, कई मुल्कों का रोज का सामान, कई मुल्कों का सामान। इस खबर से अमेरिका अलर्ट मोड में चला गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक एक सीनियर US ऑफिसर ने कहा है कि अगर रूस ने पोर्ट सूडान या लीबिया में बेस जमा लिया तो उसकी फोर्स प्रोजेक्शन पावर कई गुना बढ़ जाएगी और रूस बिना रोक टोक ऑपरेट कर सकेगा। अफ्रीका में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के रिटायर्ड कमांडर मार्क हिक्स भी बोल चुके हैं कि ये बेस रूस की इंटरनेशनल स्टैंडिंग और उसका दायरा काफी बढ़ा देगा। सूडानी आर्मी को ये सब क्यों चाहिए, हथियार वगैरह, वो आपको पता है। सूडानी आर्मी की मजबूरी भी है और उस मजबूरी को समझिए। सूडानी आर्मी इस वक्त मोहम्मद हमदान दगालो की RSF के साथ सख्त जंग में फंसी हुई है और उसे एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस्ड हथियारों की सख्त जरूरत है। लेकिन रूस के साथ ऐसी डील अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को खुलेआम सामने लाकर खड़ा कर सकती है। अब लेबनान से एक बड़ी खबर। लेबनान से जंग नहीं चाहता इसराइल। आखिर फौजी भी तो घट रहे हैं, हमने कल ही खबर दी थी। इसराइल और लेबनान दो पुराने दुश्मन अब ट्रूस मॉनिटरिंग कमेटी में नए रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं। ट्रूस यानी जंगबंदी, यानी यूं कहिए कि अमन की बातचीत के लिए नए चेहरे चुने गए हैं। दोनों मुल्कों ने बुध को कंफर्म किया कि बातचीत का दायरा बढ़ाया जाएगा। लेबनान अभी भी इसराइल के साथ ऑफिशियल वॉर स्टेट में है। इसराइल से बातचीत करना लेबनान में क्रिमिनल ऑफेंस यानी कि एक जुर्म है। ऐसे में सिविलियन टू सिविलियन मीटिंग ये तो लगभग नामुमकिन चीज होती थी, लेकिन अब सब होने जा रहा है। हाल के महीनों में लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन ने साफ कर दिया कि हम एक मजबूत सीज फायर के लिए तैयार हैं और आज पहली बार एक सिविलियन एनवॉय भेज रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। उधर इसराइल भी अपना बंदा भेज रहा है। टारगेट है लेबनान के साथ रिलेशन बनाना और आगे चलकर इकोनॉमिक कॉपरेशन तक पहुंचना। जंग का मोड डाउन है। इसराइल भी जानता है कि फौजी कम हो रहे हैं, बॉर्डर पर प्रेशर बढ़ रहा है, लिहाजा दोस्ती ही बेहतर ऑप्शन है। लेकिन ये दोस्ती हिजबुल्लाह के लिए क्या सजा बन जाएगी, ये देखना होगा। एक और बड़ी खबर सीरिया से। गोलान हाइट्स से इसराइल को निकालने का फैसला हो चुका है। इसके लिए यूनाइटेड नेशन में भारी वोटिंग से एक रेजोल्यूशन पास किया गया है। लेकिन अपना सवाल यह है कि क्या एक रेजोल्यूशन इसराइल को उसकी हदों में लौटाने के लिए काफी होगा? नुकसान क्या होगा इसराइल को? सुनिए,
खबर के मुताबिक यूएन जनरल असेंबली ने एक बड़ा रेजोल्यूशन पास किया। 123 देशों ने वोट देकर कहा, 123, कि इसराइल गोलान हाइट से वापस निकले, बाहर निकले, सीरिया की जमीन छोड़े। सिर्फ 7 मुल्क इसराइल के साथ खड़े रहे, 123 के बरक्स। इन 7 मुल्कों में आशिक अमेरिका, गुमनाम सा मुल्क माइक्रोनेशिया, पलाओ, पीएनजी और इनके साथ ही पैराग्वे, टोंगा और खुद इसराइल शामिल है। 41 देशों ने वोट देने से दूरी बनाई। रेजोल्यूशन का नाम सीरियन गोलान है, जिसमें कहा गया कि इसराइल का 1981 वाला फैसला, जिसमें उसने गोलान पर अपने लॉ, जुरिस्डिक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन थोपने की कोशिश की, नल एंड वॉइड यानी जीरो और गैर मंजूर है। यूएन ने इसे वापस लेने की डिमांड की है। यूएन ने यह भी कहा कि इसराइल सीरिया और लेबनान के साथ रुकी हुई बातचीत दोबारा शुरू करे और अपनी फौज को लेकर 1967 वाली लाइन तक पूरी तरह बैक ऑफ करे। यह रेजोल्यूशन बाइंडिंग तो नहीं होता, यानी इसराइल इसे माने ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका प्रेशर भारी पड़ता है। भाई यूएन में कोई रेजोल्यूशन पास हो, ऐसा थोड़ी नुक्कड़ पे हो गया, फर्क पड़ता है। गजा से एक अच्छी खबर आई है दोस्तों। इसराइल ने आज कहा है कि रफा क्रॉसिंग जल्द ही खुलने वाली है, जिससे हजारों बीमार और जख्मी फलस्तीनी इजिप्ट जाकर इलाज करा सकेंगे। इसराइली कोगैट ने कहा कि क्रॉसिंग इजिप्ट के साथ कोऑर्डिनेट होकर खुलेगी और इसकी मॉनिटरिंग यूरोपीय यूनियन का मिशन करेगा, यानी वही मैकेनिज्म जो 2025 वाले सीजफायर के दौरान इस्तेमाल हुआ था, शुरुआत वाले उस वक्त के फरवरी के। ये कदम ट्रंप के 20 पॉइंट वाले सीजफायर प्लान का हिस्सा है, जिसने पिछले 2 साल से चल रही जंग को लगभग रोक दिया है। जंग शुरू होने से पहले रफा ही गजा का बाहर की दुनिया से जुड़ने का अकेला सीधा रास्ता था और राहत सप्लाई का सबसे बड़ा दरवाजा भी। लेकिन 2 साल की लड़ाई में ये गेट लगभग बंद पड़ा रहा। यूएन के मुताबिक गजा में 16,500 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें फौरन बाहर जाकर इलाज लेने की ज़रूरत है। उनकी तबीयत बेहद ख़राब है और गजा के अस्पताल इसराइल ने तबाह कर दिए हैं। कुछ फ़लस्तीनी इसराइल के रास्ते बाहर इलाज के लिए जा भी चुके हैं, लेकिन बहुत बड़ी भीड़ अभी भी इंतज़ार में है। रफा क्रॉसिंग का खुलना गजा के लिए कुछ देर की सांस, थोड़ी राहत, थोड़ा रास्ता लेकर आ सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर है, कुछ मसला है या इसराइल या मिस्र की तरफ से इस क्रॉसिंग को खोलने को लेकर। हो सका तो हम दिन के मिडिल ईस्ट शो में आपको इसके बारे में तफसील से बताएंगे। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को आधा सिस्टम दिखाया, बाकी साइट्स अब भी पोशीदा हैं। आधी दिखाकर कहा कि जाओ टाटा। आईएईए के चीफ राफेल ग्रॉसी ने बताया कि उनकी एजेंसी की टीम ने वो सारी ईरानी न्यूक्लियर साइट्स इंस्पेक्ट कर ली, उनका मुआयना कर लिया जिन पर जून में हमला नहीं हुआ था। लेकिन नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसी बड़ी फैसिलिटीज पर अब भी एंट्री बंद है, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर। ये चाहते हैं कि उन्हें वहां तक जाने दिया जाए जहां अमेरिका और इसराइल ने बम गिराए थे। ईरान कह रहा नहीं यार, खतरा है वहां। ग्रॉसी ने यह भी नहीं कहा कि अमेरिका का ईरान के अंदर हमला गलत था, वो कभी नहीं कहता, जबकि हमला उस वक्त हुआ जब तेहरान वाशिंगटन के बीच इनडायरेक्ट न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी। लेकिन आज तक इसने उस हमले को गलत नहीं ठहराया। जून वाले अमेरिकी हमले में ईरान की कई अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को भारी नुकसान हुआ था और उसके बाद ईरान ने आईएईए के साथ अपनी कॉपरेशन भी महदूद कर दी थी। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रॉसी ने ऑस्ट्रियन पेपर डाई प्रेसे को बताया कि जून अटैक के बाद आईएईए की इंस्पेक्शन रोक दी गई थी, लेकिन काहिरा में हुई बातचीत के बाद कुछ साइट्स दोबारा खोल दी गईं। हालांकि नतांज, इस्फहान और फोर्दो जैसी टॉप साइट्स अभी भी नो गो जोन बनी हुई हैं। यानी तस्वीर साफ है, ईरान ने आईएईए को आधा सिस्टम दिखाया, आधा अब भी पर्दे में है। कौन अपनी पूरी ताकत दिखा देता है। एक दो खबरें यहां से। रिमेन्स हैंडेड ओवर बाय हमास टू इसराइल आर नॉट ऑफ गजा हॉस्टेज, नेतन्याहू's ऑफिस से। नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा है कि जो कल बॉडी भेजी है हमास ने इसराइली होस्टेज की, वो इसराइली होस्टेज की है ही नहीं, वो किसी और की बॉडी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमें धोखा दिया जा रहा है। लग रहा है कि कहीं इसराइल फिर से कोई बहाना बनाकर हमला ना कर दे। अभी भी इसराइल का कहना है कि हमारे 2 होस्टेजेस वापस रह गए हैं, बाकी रह गए हैं, जिनकी बॉडीज़ हमें मिलना बाकी हैं। हमास और इस्लामिक जिहाद, जो दोनों रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं फ़लस्तीन के,
انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کچھ باڈیز کے سیمپل دینا چاہتے ہیں یا دینے جا رہے ہیں جن کے بارے میں شک ہے وہ ہوسٹیجز کی باڈیاں سڑ گل گئی ہیں بالکل، کیسے پہچان پائیں گے؟ بس کوئی شناختی کارڈ یا کچھ چیز ہوگی جس سے پہچان کے وہ دیتے ہوں گے۔ وہی انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر سے سیمپل دینے جا رہے ہیں۔ یہ دراصل اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ اسرائیل دوبارہ حملہ کر دے۔ ادھر رشیا اور امریکہ ان دونوں کو مایوسی ہاتھ لگی ہے کیونکہ یہ دونوں چاہ رہے تھے یوکرین کے ساتھ ایک سیز فائر طے ہو جائے، کیونکہ اس میں امریکہ نے یہ آفر کیا تھا کہ رشیا کو فلاں یوکرینی علاقے دے دیے جائیں گے۔ یوکرین اس پر راضی نہیں ہے، ٹیریٹری کا ہی ایشو پھنسا ہوا ہے، اور ابھی امریکہ کو مایوسی ہاتھ لگ رہی ہے کہ وہ یہ سیز فائر کروا نہیں پا رہا ہے، جبکہ اسٹیو وٹکوف جو کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اسپیشل انوائے ہیں، وہ اور ان کے داماد ڈونلڈ ٹرمپ کے جیرڈ کشنر ابھی ملنے گئے تھے پوتن سے اور ملے ہیں اور انہوں نے بات چیت کی، لیکن کوئی بریک تھرو نہیں نکلا، کسی بھی قسم کی بات چیت صحیح نہیں ہو پائی۔ ملیشیا نے کہا ہے کہ وہ اپنے 10 سال پہلے جو ایک ایئرکرافٹ کریش ہوا تھا 2014 میں، اس کی کھوج پھر سے شروع کرنے جا رہا ہے۔ ملیشیا اس مہینے دسمبر کے آخر میں فلائٹ MH370 کو دوبارہ کھوجے گا کہ اس میں جو بوئنگ 777 میں جو سوار تھے 239 مسافر ان کے ساتھ 8 مارچ 2014 کو کیا ہوا تھا جب کوالالمپور سے بیجنگ کے لیے جا رہی یہ فلائٹ اچانک رڈار سے غائب ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کہاں گئی۔ یہ ایک سب سے بڑی مسٹری آج تک دنیا میں بنی ہوئی ہے کہ وہ فلائٹ آخر کہاں ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔